गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात में सिर्फ एक दिन बाकी बचा है। आज 5 जून है, कल 6 और 7 जून को वहाँ पे इंतखाबात होने वाले हैं। हर किसी की इस हवाले से अपनी अपनी तैयारी है। इलेक्शन कमीशन की अपनी तैयारी है, उसने मुकम्मल इंतजाम कर दिए हैं कि किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से नतीजा भी तैयार कर लिया गया है। ये अफवाहें हैं या चेमगोइयां हैं, जो कुछ भी है। जिस तरह से फरवरी 2024 के इंतखाबात में हुआ था वो पूरी दुनिया के सामने है। एक रोज 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं, रात को इंतखाबात के नताइज का ऐलान होता है और फिर नताइज रो के अगले दिन जो कुछ सामने आता है, ऐसा ही वहाँ पे उन्होंने पहले ही बंदोबस्त कर लिया है ताकि कोई बदनामी उस तरह की ना हो सके कि फॉर्म 47 कैसा है, फॉर्म 45 कैसा है। तो अभी से कहा जा रहा है कि वहाँ पे फुल प्रूफ इंतजाम कर लिया गया है कि किसको जितवाना है, किसको हरवाना है। ये इलेक्शन कमीशन की तैयारी है, हुकूमत की तैयारी है और इसके साथ साथ उम्मीदवारों की भी अपनी अपनी तैयारी है। वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी गए, वहाँ पे बैरिस्टर गौहर गए, वहाँ पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गए, वहाँ पे अगर नहीं गए तो शहबाज शरीफ साहब नहीं गए। बाकी मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत वहाँ पे मौजूद रही। क्या जीतने वाले थे, क्या हारने वाले थे। गुलाम दस्तगीर का साहबजादा भी वहाँ पे पाया गया। खुरम दस्तगीर, इसके अलावा लाहौर वाले बांड के हवाले से जो बड़े मशहूर हैं इनामी बांड वाले ख्वाजा साद रफीक भी वहाँ पे नजर आए। बड़े जज्बाती अंदाज में वहाँ पे कैंपेन करते रहे। तो किसी की कैंपेन का कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि रिजल्ट पहले ही तैयार करके रख लिया गया है। हमने कहा कि हर किसी ने अपनी अपनी तैयारी की हुई है, तो इस हवाले से भारत ने भी तैयारी कर रखी है। भारत ने किस तरह से तैयारी कर रखी है, हमें याद है कि अमेरिकी वजीर खारजा रूबियो साहब वहाँ पे गए, उन्होंने 2-3 रोज का दौरा किया। उनकी वहाँ पे बड़ी पजीराई की गई। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कोई मनफी बात वहाँ पे ज्यादा नहीं की। बातें तो की हैं लेकिन कोई ज्यादा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। वहाँ पे उनके सामने कहा जाता है कि डोजियर रखा गया। कौन सा डोजियर रखा गया? यही गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से उन्होंने उनके सामने डोजियर रख दिया। डोजियर में सारा कुछ बताया गया कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या कुछ होता है, कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ किया जाता है। सारे का सारा झूठ, सारे का सारा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा उनके सामने रख दिया गया। अब जबकि वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर धांधली की गई तो यही सारा को जो मार्को रूबियो के सामने रखा गया था, भारत की तरफ से मीडिया के सामने भी रख दिया जाएगा कि ये देखें, ये सूरत हाल वहाँ पे किस तरह से बादुनवानी की जाती है, किस तरह से धांधली की जाती है। और भारत का आपको पता है कि झूठ को भी सच कर दिखाता है। इसलिए नहायत जरूरी है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को गैर जानबदाराना बनाया जाए। किसी किस्म की भी 2 नंबरी और धांधली वहाँ पे ना की जाए। भारत जिस तरह झूठ और सच को मिला के दिखाता है, उसमें पता नहीं चलता कि सच क्या है, झूठ क्या है। इसलिए भारत के झूठ से, भारत के प्रोपेगेंडे से हमने बचना है। वो किस तरह से प्रोपेगेंडा करेगा, किस तरह से कश्मीर के हवाले से पहले भी बात करता है, अब भी करेगा और आइंदा भी करता रहेगा। तो भारत के प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाने के लिए अभी से जरूरी है कि हम अपने घर को ठीक करें, वहाँ पे किसी किस्म की धांधली ना होने दें। अगर तहरीक इंसाफ को वहाँ पे लोग वोट देना चाहते हैं तो उनको वोट दे लेने दीजिए। वहाँ पे मामलात को आपने हैंडल करना है, हमारी हुकूमत ने हैंडल करना है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने हैंडल करना है। हमें पता है कि किस तरह से हमारी एस्टेब्लिशमेंट मामलात को देखती है, किस तरह से हुब्बुल वतनी के तहत उनके फैसले होते हैं। हमें यही पता है कि सुहेल अफरीदी और उससे पहले गंडापुर की तरफ से जिस तरह से तहरीक इंसाफ के मामले को लेके चला जा रहा था, उनको भी उन्होंने किस तरह से शीशे में उतारा। उसके बाद से ना तो सुहेल अफरीदी की तरफ से और ना ही अली मीन गंडापुर की तरफ से जो अब घर जा चुके हैं, ऐसी कोई बात की गई जो पाक फौज के खिलाफ, जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, जैसा कि तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा जाता है। गलत है या सही है, बहरहाल कहा जरूर जाता है, समझा भी जाता था, लेकिन जिस तरह से इन पर काम किया गया, अब वो ऐसी कोई बात नहीं करते कि तहरीक इंसाफ पर या उन पर ऐसा कोई इल्जाम आए कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं। तो बात मैं ये कर रहा था कि अगर वहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाती है, जैसा कि अक्सरियत वहाँ पे इनकी ही नजर आ रही है, जैसा कि वहाँ पे लोग इनके साथ हैं, पूरे पाकिस्तान में इनके साथ हैं, अगर इनकी हुकूमत आ जाती है तो उसको फिर कंट्रोल करना कोई नामुमकिन नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो भी इसी तरह से राहे रास्त पर आ जाएंगे जिस तरह से पहले अली अमीन गंडापुर आए और उसके बाद फिर सुहेल अफरीदी आए। इसलिए नहायत जरूरी है कि वहाँ पे
इंतखाबात गैर जानबदाराना हो और जो पार्टी जीत जाए उसके हवाले इक़्तिदार कर दिया जाए। ये ना देखा जाए कि बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या ख्वाहिश है, मियां नवाज शरीफ साहब की क्या ख्वाहिश है, और इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक वहाँ पे नताइज को तब्दील करके रख दिया जाए। और हमें ये भी पता चला है कि किस तरह से इसहाक डार साहब और पूरी दुनिया के सामने किस तरह से भारत ने ये प्रोपेगेंडा कर दिया कि इसहाक डार साहब अमेरिका के दौरे पर गए और उन्होंने ईरान के हवाले से इंटेलिजेंस शेयरिंग सारी की सारी उनके सामने रख दी, अमेरिका को बता दी। भारत की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया कि इसहाक डार वहां पे अमेरिका गए, उन्होंने दौरा किया और ईरान के हवाले से उन्होंने अमेरिकियों को मुखबरी की। कहा गया कि इंटेलिजेंस शेयर सारी की सारी उन्होंने अमेरिका के सामने रख दी ईरान के हवाले से। गोया ये भारत की तरफ से ये झूठा प्रोपेगेंडा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ कर दिया जाए। भारत की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा किया गया और इससे पहले ये भी आलमी सतह पर बताया गया कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को असला फराहम किया है और ये बाजवा साहब का नाम है और मिलियन भी बताया गया कि कितने मिलियन का ये असला था। ये भी सारी की सारी झूठी खबरें थी, प्रोपेगेंडा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बताने का मतलब ये है, मकसद ये है कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को किस तरह से बदनाम करते हैं, कैसे झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। बाकी इसमें भी शक नहीं है कि फील्ड मार्शल साहब अमेरिका और ईरान को एक दूसरे के इतना करीब ले आए कि फैसल वाबडा की तरफ से कहा गया कि अब जो सुलहनामा है, अब जो सालसी है, अब जो मुआहदा है, फील्ड मार्शल साहब उसको तैयार कर रहे हैं ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। जैसा ये मुआहदा तैयार कर लेंगे उसी पर फरीकैन दस्तखत कर देंगे। ये दोनों मुमालिक का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एतमाद है कि फील्ड मार्शल साहब मुआहदा तैयार कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान दोनों की हमायत फील्ड मार्शल साहब को हासिल है और उनके हिमा पर ही वो मुआहदा तैयार करें, जैसा कि फैसल वाबडा की तरफ से कहा गया है। बाकी मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाई, एक रोजा उनकी इंतखाबी मुहिम थी। तो मियां नवाज शरीफ साहब वहां से सीधे निकलते हैं, इस्लामाबाद आते हैं, लाहौर आते हैं और लाहौर से सीधी फ्लाइट वो लेते हैं जिनेवा की। हो सकता है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा के जहाज में गए हों या फिर शहबाज शरीफ के जहाज में गए हों या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से उनको जहाज फराहम किया गया हो, क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वजीर आला के वालिद मोहतरम हैं और वजीर आज़म शहबाज शरीफ के वो भाई हैं, बड़े भाई हैं। इस तरह उनको सरकारी जहाज भी दिया जा सकता है और इसके अलावा चार्टर्ड जहाज पर भी वो पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को थकावट हो गई, थकावट उतारने के लिए वो जिनेवा गए हैं या किस लिए जिनेवा गए हैं, हमें ये भी याद है कि मियां नवाज शरीफ साहब कुछ ही अरसा पहले जिनेवा में गए थे, वहाँ पे पाए गए थे, हॉस्पिटल में मौजूद थे, उनकी तस्वीरें भी आई थी, बेड पर लेटे हुए थे। तो हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे प्रोसीजर करवाया, जैसा कि ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया कि उन्होंने प्रोसीजर करवाया है। अल्लाह बेहतर जानता है कि किस चीज का उन्होंने प्रोसीजर करवाया, आंख का प्रोसीजर करवाया, दिल का करवाया, गुर्दे का करवाया या किस चीज का, फेफड़े का करवाया, किसी भी चीज का उन्होंने वहाँ पे प्रोसीजर करवाया। हो सकता है कोई टांके खुलवाने के लिए वहाँ गए हों। तो मियां नवाज शरीफ साहब के टांके खुल जाएंगे तो इसके साथ ही बजट भी पेश हो चुका होगा और जो तरमीम होनी है वो भी हो चुकी होगी। मियां नवाज शरीफ साहब उस मौके पर पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए गए थे। मियां नवाज शरीफ का कहा गया कि दिल का प्रोसीजर हुआ है, ये ख्वाजा आसफ की तरफ से दावा किया गया था, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहबा अपने पिताजी के साथ नहीं गई थी। ना सिर्फ ये कि अपने वालिद मोहतरम के साथ नहीं गई बल्कि उनको देखने, उनको पूछने के लिए भी नहीं गई। इसी तरह से मरीम नवाज शरीफ साहबा की मेजर सर्जरी हुई है। यहाँ पे कहा गया कि शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स में उनकी मेजर सर्जरी हुई है। ना तो मियां नवाज शरीफ साहब उनको देखने के, हो सकता है कि घर के करीब हों, वो देखने चले गए हों, लेकिन उनके मियां जुनाब सफदर साहब, मलक सफदर साहब, सफदर आवान साहब, वो उनको देखने के लिए नहीं आए। वो वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मलक साहब की अपने ससुर को दुआ लग गई है, ये बात दुआ लग गई है। उन्होंने कहा था कि या अल्लाह, जिसने पाकिस्तान का पैसा खाया, पाकिस्तान के साथ धराव किया, पाकिस्तान के साथ धोखा किया, पाकिस्तान के साथ फरेब किया, जिसने पाकिस्तान को लूटा, उसका बेड़ा गर्क हो जाए। तो कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को उनकी ये दुआ या बद दुआ लग गई है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने कई मरतबा कहा कि हजूर ये हैं वो ज़राए जिनसे हमने मेफेयर फ्लाइट खरीदे थे, लेकिन उनका कभी मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से सबूत नहीं दिया गया। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। अब जरा आ जाते हैं एलॉन मस्क की तरफ। उनकी तरफ से पाकिस्तान की अदालत की तारीफ की गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अदालतें कितनी आज़ाद हैं कि एक शहरी को सजाए मौत सुनाई गई है और ये आबद मल्ली साहब हैं, उनको सजाए मौत सुनाई नहीं गई बल्कि लोअर कोर्ट की तरफ से उनको सजाए मौत दी गई थी। एक खातून के साथ एक शख्स की तरफ से और उनके
साथ एक शफकत बग्गा भी था, उन्होंने ज्यादती की थी, रेप किया था। मोटरवे पर गाड़ी खड़ी थी तो ये लोग वहां पे चले गए। लोअर कोर्ट की तरफ से दोनों को सजाए मौत सुनाई गई और ये अपील में हाई कोर्ट चले गए तो वहां पे इनकी सजाए मौत बरकरार रखी गई। हाई कोर्ट का फैसला पूरी दुनिया में सुना गया तो इस पर एलॉन मस्क की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान की अदालतों का फैसला बहुत अच्छा है, उन्होंने तारीफ की। लेकिन यहाँ पे हमने ये बात करनी है कि ये उन तक पहुंचने वाली डिस इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये मिस इंफॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने पाकिस्तान की अदालतों को सराहा है। पाकिस्तानी अदालतों की तारीफ करना या सराहना कोई बुरा काम नहीं है। वाकई इस हवाले से पाकिस्तान की अदालतों का फैसला इंसाफ पर मबनी है, लेकिन वहां तक मिस इंफॉर्मेशन ये पहुंची है इस खातून के बारे में कहा गया जिसकी तस्वीर सामने नहीं आई, जिसका नाम सामने नहीं आया। अंग्रेजी मीडिया की तरफ से ये खबर चला दी गई कि इस खातून का तल्लुक फ्रांस से था। ये खातून फ्रांसीसी थी, पाकिस्तान में विजिट के लिए आई थी या फिर पाकिस्तान में सियाहत के लिए आई थी। तो गोया आलमी सतह पर पहली मर्तबा ये खबर पहुंची कि ये फ्रांसीसी थी, हालांकि ये फ्रांसीसी नहीं थी, ये पाकिस्तानी खातून थी। हो सकता है कि इनको शहरियत फ्रांस की भी मिली हो, उन तक ये मिस इन्फॉर्मेशन पहुंची कि ये फ्रांसीसी शहरी थी। पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान में इसके साथ इस तरह से किया गया। बहरहाल हाई कोर्ट की तरफ से ये एक अच्छा फैसला आ गया। जिन लोगों की तरफ से जुल्म किया गया, ज्यादती की गई, जबर किया गया, उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां पे देखते हैं कि क्या होता है, क्या चलता है, क्या सजा वहां पे बरकरार रहेगी या फिर इन मुजरमों को छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी आपके सामने रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की तरफ से जाहिर जाफर की सजाए मौत को भी बरकरार रखा गया है। अब वो सदर के सामने जाएंगे अपील लेके, उनको भी सजाए मौत सुनाई गई थी। उन्होंने एक खातून को, अपनी दोस्त को कत्ल कर दिया था और इस केस में ख्वाजा हारिस साहब वकील थे। तो एक मौके पर जज साहब की तरफ से कहा गया कि ख्वाजा साहब को तो खुदा का खौफ करें, ये बात तो ना करें। बहरहाल ख्वाजा हारिस साहब वो वकील हैं जिनको पेशावर वकील कहा जाता है। ये मियां नवाज शरीफ के भी वकील होते हैं, ये इमरान खान के भी वकील होते हैं। तो हो सकता है किसी मौके पर ये दोनों साइड के वकील हो जाएं। एक ही केस है, उसमें इस फरीक के भी ये वकील हो जाएं, दूसरे फरीक के भी ये वकील हो जाएं। क्योंकि ऐसे वकीलों की बड़ी ऊपर तक अप्रोच हो सकती है, हो सकता है कि जज की फराइज भी ऐसे वकील अंजाम देते हों। बहरहाल ये जुमला मोतरजा था। चलते हैं इस खबर की तरफ। कहा जाता है कि जाफर इसके साथ आबद मल्ली और शफकत बग्गा ये तीनों भी सीसीडी के रडार पर आ चुके हैं। आपके सामने रख देते हैं किस तरह से केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जाफर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकदम केस में मुजरम जाफर की नजर सानी दरखास्त मुस्तरद करते हुए सजाए मौत बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत मुकम्मल करके फैसला सुना दिया। दौरान समाअत मुलजम के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि सबसे पहले तस्लीम करता हूँ मकतूला नूर मुकदम के साथ जुल्म हुआ है। मैं मकतूला के खानदान के सामने माजरत खा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे दलाइल का मरकज वकुआ के वक्त मुजरम की दिमागी हालत है। वकुआ और ट्रायल के वक्त मेरे मुवक्किल की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ताहम ये नहीं कहूंगा कि मेरे मुवक्किल ने कत्ल नहीं किया। अदालत ने समाअत के बाद अपना फैसला सुनाते हुए मुजरम जाफर की नजर सानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा। नूर मुकदम के वालिद शौकत मुकदम का कहना है कि सदर से अपील करूंगा कि जाफर की रहम की अपील मुस्तरद कर दें। सदर मुमलकत की अपनी 2 बेटियां हैं। शौकत मुकदम ने कहा कि सजा पर अमल दरामद होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया, मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। शौकत मुकदम ने मजीद कहा, यही पैगाम दूंगा कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें। जाते जाते आपको यह भी बता दें कि जाफर की शरीयत अमरीकी है, तो अमरीकी कई इनवाई इनके साथ मुलाकातें कर चुके हैं। वो इनको सजाए मौत से बचाने के लिए क्या आगे आएंगे? अगर वो आगे आ जाते हैं तो फिर सदर आसिफ अली जरदारी को वो आमादा कर सकते हैं कि इस बंदे की सजाए मौत को खत्म कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। और आसिफ अली जरदारी साहब वही सदर हैं जिनके दौर में रेमंड डेविस वाला मामला भी हुआ था और फिर रेमंड डेविस पाकिस्तान से बड़े बाइज्जत तरीके से बाहर भी अपने मुल्क भी चला गया था। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।